हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो है ना, आप लोगों को मैंने कल 50 क्वेश्चंस करवाए थे इस टॉपिक के। ठीक है, कौन से टॉपिक के करवाए थे? अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पहले से पता होगा। अब आप लोग सोच के बताना कल कौन सी वीडियो के 50 क्वेश्चंस करवाए थे मैम ने। इम्पॉर्टेंट नहीं याद आ रहा होगा ना, क्योंकि बहुत बच्चों ने अभी क्लास देखी ही नहीं है जो कल नाइट में हुई थी। और आप लोग लाइव क्यों नहीं जुड़ते? लाइव जुड़ा करो। राजस्थान जीके की जो एमसीक्यू सीरीज होती है उसके लिए, तो जो रात को 9 बजे की समथिंग होती है। चलो कोई बात नहीं, अब देख लेना। ठीक है, तो ये अपनी पहली क्लास होने वाली है। इसके अंदर राजस्थान के इतिहास के अंदर अपन लोग राजस्थान के प्रमुख स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ से इतिहास के बारे में पता चलता है, जैसे सिक्के क्या हुए, है ना, मतलब सिक्के, पुराने सिक्के मिलते तो उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। ऐसे ही जो अभिलेख लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से कर लोगे तो आपके 2-3 नंबर, 4 नंबर, मतलब अगर किसी एग्जाम में राजस्थान जी के 1 नंबर की आती है, मतलब 1 नंबर का एक सवाल आता है, तो वहाँ पे 2-3 नंबर। अदरवाइज आपके अगर एक सवाल के 2 नंबर होते हैं तो वहाँ पे आप अच्छे से 4-5 नंबर कवर कर लोगे। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि इस टॉपिक से मिनिमम 2-3 सवाल तो आपको मिल ही जाएंगे। तो अब हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलने वाला है। ठीक है, बट हाँ, लेक्चर 20-20 मिनट के ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे लेक्चर लूँगी तो ना तो आप पढ़ोगे और बोर हो जाओगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम नगरी के लेख के बारे में, और मैं आपको टाइम बताते जाऊंगी साथ के साथ कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहे हैं, इससे कोई सवाल नहीं बनते, तो मैंने कल ही 50 क्वेश्चंस करवाए। एक बार जाके उनको देख जरूर लेना, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला है नगरी का लेख। तो नगरी का जो लेख है वो 200 या 150 ईसा पूर्व का है। यह एक खंड लेख है। जो मूल लेख का दाहिनी भाग है, यह लेख डॉक्टर ओझा को नगरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। और ये स्थान कहाँ पर है? तो यह है उदयपुर में। ठीक है, जिसे ओझा ने उदयपुर संग्रहालय में रखवा दिया था। इसमें 2 पंक्तियों में बहुत कम अक्षर दिखाई देते हैं। तो देखो, नगरी का लेख इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पहले भी सवाल आ चुके हैं। अगर किसी ने पीवाईक्यू सीरीज जो अपनी चल रही थी आरएसएमएसएसबी की, वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देखना। आपको पुराने सवालों में, अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो वहाँ पे आपको पुराने सवाल मिलेंगे, और उनमें आप देखोगे कि नगरी से सवाल पूछे जाते हैं। और कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो यही सवाल हो गया, नगरी का लेख कब कब का है? तो याद रखना 200 से 150 ईसा पूर्व का। अगर आपसे ये पूछे नगरी जो है, नगरी का जो लेख है वो कहाँ मिला है, तो ध्यान रखना ये नगरी नामक स्थान पर मिला है। और ये नगरी स्थान है कहाँ पे? क्योंकि नगरी का लेख नगरी नामक स्थान पर मिला, ये तो आपको याद रह जाएगा, बट ये भी ध्यान रखना ये कहाँ पर है। ठीक है, तो इसे जो उदयपुर संग्रहालय में रख दिया है, ये उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि नगरी का लेख उदयपुर में नगरी नामक गांव में मिला है, या स्थान पर मिला है। जिसको ढूंढा किसने था? तो डॉक्टर ओझा ने, है ना। और कहाँ रख दिया है? अब उदयपुर के संग्रहालय में। तो अपन ऐसे ही एक एक अभिलेख को पढ़ते जाएंगे। कहाँ से सवाल बन सकते हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगी। ठीक है, तभी तो मतलब एक वो फायदा है ना आपका कि चलो हाँ ठीक है, पढ़ाई हो रही है। और दूसरा अभिलेख है घोसुंडी शिलालेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा। ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, सब चीज़ इंपॉर्टेंट ही पढ़ाई जा रही है। तो घोसुंडी शिलालेख, इसको द्वितीय, ये जो है 2य शताब्दी ईसा पूर्व था। ये लेख जो है घोसुंडी गांव से, जो चित्तौड़ से लगभग 7 मील दूर है, प्राप्त हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है घोसुंडी शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो याद रखना घोसुंडी गाँव। घोसुंडी से घोसुंडी गाँव तो याद रह जाएगा, बट ये भी ध्यान रखना है ये कहाँ पर था। तो ये चित्तौड़ में पड़ता है। ठीक है, और चित्तौड़ से अभी दूरी वूरी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना कि घोसुंडी शिलालेख जो है वो घोसुंडी गांव में मिला है। और ये गांव कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो इसके बाद में आपको बता दिया मैंने कि यहाँ कहाँ प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखना कहाँ? घोसुंडी गांव, चित्तौड़ में। ठीक है, आपको आराम आराम से इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका फोकस मतलब ऐसा हो कि हाँ चलो कुछ दिमाग में भी बैठा है ना। इस राजस्थान जीके की इस वीडियो की स्पीड बढ़ा के मत देखा करो, क्योंकि आप फटाफट फटाफट सुन के ये तो लगता है आपको राजस्थान जीके की वीडियो चलो आज की कंप्लीट हो गई, बट आप एक बार आराम आराम से देखो। साथ में इम्पॉर्टेंट जो मैं बताती चल रही हूँ उसको अपने एक पेपर पे लिखो। ठीक है, बाद में एक बार उस पेपर का रिवीजन करो। आपको चीज़ें याद ना हो तो इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना कि मैम ऐसे कुछ भी याद नहीं हो रहा, आपकी वीडियो फालतू है एकदम। ठीक है, आपके लिए बनाई जा रही है, आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बताया जा रहा है। और ये काफ़ी हेल्पफुल सीरीज़ है। आप इसको जो भी
राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सोचोगे मैम पढ़ाते पढ़ाते बीच में सब्सक्राइब क्यों, देखो हर चीज़ जरूरी है, ठीक है। तो प्राप्त हुआ था लेख में प्रयुक्त की गई भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा, और लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। इस लेख का महत्व है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन आदि से। तो देखो घोसुंडी शिलालेख के बारे में क्या क्या याद रखना है। तो पहली चीज़ तो यही कि घोसुंडी शिलालेख कहाँ मिला है, घोसुंडी गांव में। घोसुंडी गांव कहाँ पर है, तो चित्तौड़ में है, ठीक है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में। और लिपि कौन सी थी, तो ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। और इस लेख के बारे में एक चीज़ याद रख लेना कि इससे अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन का पता चलता है, ठीक है। तो आपके मैंने ऐसे 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 अपन कंबाइन करके जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे आप पढ़ा करो, आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, ओके। अब सेकंड है बिचपुरिया युग स्तंभ लेख, ठीक है। तो यह है 224 ईस्वी में यह स्तंभ लेख उनियारा ठिकाने जयपुर के बिचपुरिया मंदिर के आंगन में प्राप्त हुआ था। वर्तमान में ये कहाँ पर है, टोंक में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बिचपुरिया है ना, यूप स्तंभ कहाँ मिला था, बिचपुरिया गांव में, ठीक है। बिचपुरिया मंदिर के आंगन में मिला था। और ये जो बिचपुरिया मंदिर है ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये उनियारा ठिकाने जयपुर में, ठीक है। उनियारा ठिकाना जयपुर में है। और वहाँ से आपको क्या मिला है, तो बिचपुरिया यूप स्तंभ मिला है। और ये अब कहाँ है, ये मिला तब था उनियारा और जयपुर, राइट। बट अब कहाँ पे है ये, तो टोंक। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में बिचपुरिया यूप स्तंभ लेख कहाँ पे है, तो ध्यान रखना टोंक आंसर होगा, टोंक, गलती मत करना। और अगर आपसे कोई पूछे कि बिचपुरिया यूप स्तंभ का जो लेख है वो कहाँ मिला था, तो ध्यान रखना बिचपुरिया मंदिर, उनियारा ठिकाना और जयपुर में, ठीक है। देखो थोड़ा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो ताकि आपको कुछ तो माइंड में रिटेन हो ना। अभी मैं आऊँ और फटाफट बोल के चले जाऊँ, आप भी फटाफट वीडियो देख लो क्या मतलब निकलेगा उसका। तो देखो नांदनसा यूप स्तंभ लेख है ना, तो जो नांदसा जो ये यूप स्तंभ लेख है वो कहाँ मिला है, ये भीलवाड़ा से 36 मील की दूरी पर एक गाँव है जहाँ एक तड़ाग में एक गोल स्तंभ है। यह वर्ष के अधिकांश भाग में तो क्या होता है, पानी में ही डूबा रहता है। केवल गर्मियों में तड़ाग का पानी सूखने पर ही इसे पढ़ा जा सकता है। उत्तरी भारत में, अब देखो इतना बता देती हूँ पहले। देखो जो नादनसा यूप स्तंभ लेख है ना वो कहाँ मिला है, ध्यान रखना भीलवाड़ा के अंदर नादनसा जगह है वहाँ पे मिला है। और ये क्या है ना, एक तड़ाग के अंदर है, आप तालाब टाइप समझ सकते हो जहाँ पे पानी भरा रहता है। तो इसमें क्या है ना, नादनसा यूप स्तंभ लेख को आप ओनली गर्मियों में पढ़ सकते हो क्योंकि ये गर्मियों में ही दिखाई देगा। इसके अलावा क्या होगा ना, जैसे ही सर्दी और वर्षा ऋतु में इसमें पानी भरा रहता है। देखो ये साफ लिखा हुआ है कि वर्ष के अधिकांश टाइम पे तो क्या होता है ना कि ये पानी में ही डूबा रहता है। तो कोई चीज़ पानी में डूबी हुई है तो उसे कैसे पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते ना। बट अगर कोई चीज़ पानी में डूबी नहीं है, पानी सूख गया है, पानी का लेवल कम हो गया है, मान लो ये स्तंभ है, ठीक है, मान लो ये स्तंभ है, मान लो यहाँ तक पानी भर गया, ठीक है, वर्ष के बहुत सारे टाइम पे यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर पानी भर गया है ना, तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ होगा वो आप थोड़ी पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते ना इस अभिलेख पे। पर गर्मियों में क्या हुआ, पानी का स्तर कम हो गया, जो पानी है वो मान लो यहीं तक ही रह गया या सूख गया है ना। तो अब ये इस स्तंभ को आप पढ़ सकते हो कि इस पे क्या लिखा है। अब ये मत बोलना मैम इस पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपने बस लकीटे बना दिया ना, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, है ना। तो वर्षा ऋतु और सर्दी ऋतु में या वर्ष के अधिकांश टाइम पे क्या होता है, ये डूबा हुआ रहता है तो इसको नहीं पढ़ सकते। बट गर्मियों में क्या है, पानी जो है वो सूख जाता है, इस वजह से मतलब तड़ाक का पानी सूखने पर ही इसे पढ़ा जा सकता है, ओके। उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह लेख बड़े महत्व का है। इस स्तंभ लेख की स्थापना सोम द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना ये जो अपन ने अभी स्तंभ पढ़ा है नांदसा, इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, सोम ने की थी। तो इस स्तंभ के बारे में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नांदसा यूप स्तंभ लेख जो है वो कहाँ है, तो नादनसा भीलवाड़ा में है, ठीक है। और ये मतलब साल के आप इतना ध्यान रख लोगे ओनली गर्मियों में पढ़ सकते हैं। अब इतना दिमाग तो आप खुद भी लगा लोगे कि ओनली गर्मियों में ही क्यों पढ़ सकते हैं, राइट। इसके बाद में ये चीज़ याद रखना कि इसका महत्व किसे लेकर है, तो ध्यान रखना
यज्ञों को लेकर, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको देख पढ़ना है, मतलब आपको याद रखना है कि जो जनांदसा यूप स्तंभ लेख है उसको किसके द्वारा स्थापना की गई, तो सोम के द्वारा। अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं बना पा रहे तो एक काम किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। मैं आपको टाइम दे दूंगी, उसके बाद में ही मार्क करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि याद क्या क्या याद रखना है, इस चक्कर में मैंने इसको पूरा लाल लाल कर दिया था पेपर को, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। उसके बाद बता देती हूँ एक बार और कि जो नांदसा यूप स्तंभ लेख है ना, ये कहाँ मिला है, तो नांदसा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। और इतना ध्यान रखना है इसके बारे में कि इसको ओनली गर्मियों में पढ़ा जा सकता है, तो गर्मियों से याद रह जाएगा। गर्मियों में ही क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ही ये दिखाई देता है, अदरवाइज पानी में तो डूबा रहता है ये, तो पढ़ेंगे कैसे। इसके बाद में ये यज्ञों से संबंधित है, और इसका जो स्थापना है वो किसने करवाई थी, तो सोम द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं बड़वा स्तंभ लेख। तो इनमें त्रिरात्र यज्ञों का उल्लेख है। जो बड़वा स्तंभ है उसके अंदर त्रिरात्र यज्ञों का, ये यज्ञ अलग है, मतलब त्रिरात्र, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि त्रिरात्र यज्ञों का उल्लेख किसके अंदर किया गया है, तो ध्यान रखना बड़वा स्तंभ में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, ओके। और जिनको बलवर्धन, सोमदेव तथा बाल सिंह की नामक 3 भाइयों ने संपादन किया था। और इसका संपादन किसने किया था, अब तो इतना ध्यान रख लो, 3 भाई थे, बलवर्धन, सोमदेव तथा बल सिंह। BBS करके याद रख लो कि बलवर्धन, बल सिंह और सोमदेव, ठीक है। बरनाला यूप स्तंभ लेख, बरनाला यूप जो स्तंभ लेख है वो 238-39 ईस्वी में मिला है। इसके अनुसार जो कृत संवत 284 में सोहर्ण गोत्रोत्पन्न वर्धन नामक व्यक्ति ने 7 यूप स्तंभों की प्रतिष्ठा का पुण्यार्जन किया है। आप सिर्फ इतना ध्यान रख लो, जो बरनाला यूप स्तंभ है वो कहाँ मिला है, तो मतलब कहाँ पे मिला, कि कौन सी सदी में मिला है, कौन सी ईस्वी में मिला है, तो याद रखना 238 से 39 ईस्वी में। इसके बाद में हम लोग बरनाला लेक जयपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये दूसरा लेक है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बरनाला ये यूप स्तंभ लेक और बरनाला लेक अलग अलग है, ठीक है, ओनली लिखने का फर्क है, तो आप इस चीज़ को गौर फरमाना, ये गलती से नहीं, सही ही लिखा हुआ है। तो बरनाला जो लेक है वो जयपुर में 278 ईस्वी में, इसके अंत में जो विष्णु भगवान की वंदना की गई है। इस लेख से ये भी प्रतीत होता है कि यज्ञकर्ता विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस कार्य को करते हैं, और वह बड़वा यूप स्तंभ की यज्ञकर्ता की भांति अधिक समृद्ध भी नहीं था। ये छोटा मोटा लेख था, ये जो बड़वा के बारे में अभी अपन ने पढ़ा था, ये उतना वो नहीं था, ठीक है, उतना फेमस नहीं था। इसके अंदर लास्ट है विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख, ठीक है। तो विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख के बारे में, ये शिलालेख विजयगढ़ दुर्ग की दीवार पर भरतपुर में मिला है। आप सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि जो विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख है वो कहाँ मिला है, तो ध्यान रखना भरतपुर में। इसके बाद में हम देखते हैं बड़ली गांव का शिलालेख, ठीक है। बड़ली गांव का शिलालेख ये कब मिला है, तो 443 ईस्वी के अंदर मिला था, और कहाँ पे, तो ध्यान रखना अजमेर जिले के बड़ली गांव से प्राप्त हुआ है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना, 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार, जो चॉकलेट आपको पसंद है उतने ही स्टार लगा लेना, ठीक है। और चॉकलेट नहीं पसंद है तो भी याद रखना है। तो बड़ली गांव का शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, तो ध्यान रखना बड़ली गांव का जो शिलालेख था, ठीक है, वही राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। और ये कहाँ मिला था, यह मिला था बड़ली गांव अजमेर के अंदर। और कब मिला था, तो 443 ईस्वी में। और इस शिलालेख की लिपि कैसी है, ब्राह्मी। देखो बहुत पूछा जाता है लिपियों के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है, इन पेपर पे लिखा हुआ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। बट एक बात सुनना मेरी बात, जीके को बार बार नहीं पढ़ा जाता, जीके हर एग्जाम में आता है, एक बार तैयार करना पड़ता है, उसके बाद में हमेशा उसका रिवीजन करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कभी जीके इस बुक से पढ़ ली, कभी और पर जगह से पढ़ ली। इससे अच्छा है आप अगर किसी एक बुक को प्रेफर कर रहे हो तो उसी का ही 2-3 बार रिवीजन करना। अगर आपके पास ऑलरेडी जीके के नोट्स हैं तो आप इन वीडियोज़ को अपने रिविज़न के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। और
इनके वीडियो को देख के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल डिटेल में लिखना है, जो जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना ओनली वो लिख लो, काम चल जाएगा। और ये आने वाली जो एग्ज़ाम है सब में आने के सब में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता है ना क्या करना है। अगर कोई पढ़ रहा है राजस्थान जीके, किसी को पढ़ना है तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। बसंतगढ़ का लेक, तो बसंतगढ़ का लेक जो है वो सिरोही जिले के बसंतगढ़ में विक्रम संवत 682 का लेख मिला है, जो राजा वर्मलाद के समय का है। तो आपसे ऐसे जरूर पूछा जा सकता है कि जो बसंतगढ़ का शिलालेख है वो किसके समय का है, ठीक है। ध्यान रखना राजा वर्मलाद के समय का है। और कहाँ मिला है, तो सिरोही जिले में। मैंने आपको पहले भी बोला इसे कनेक्ट करके पढ़ा करो। अब 2-3 बार बोलोगे ना बसंतगढ़ का लेक राजा वर्मलाद के टाइम का है, कहाँ मिला है, सिरोही जिले में मिला है, कब मिला था, तो 682 विक्रम संवत में, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ें याद होने लग जाती हैं, ठीक है। इस लेख से ज्ञात होता है कि उस समय में वर्मलाद जो है वो अर्बुद देश का स्वामी था। सामंत प्रथा पर इस लेख से कुछ प्रकाश पड़ा है। तो सामंत प्रथा के बारे में भी इस लेख पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। सामोली शिलालेख, सामोली शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब मिला है, तो 646 ईस्वी में। यह लेख कहाँ है, सामोली गांव में है, जो मेवाड़ के दक्षिण में भोमट तहसील में स्थित है, ठीक है। यह अब ऐसे याद रख सकते हो आप कि जो सामोली शिलालेख है वो भोमट तहसील में है। और भोमट तहसील कहाँ पड़ती है, तो ये मेवाड़ के दक्षिण में पड़ती है, ठीक है। यह लेख मेवाड़ के गुहिल राजा शिलादित्य के समय का है। तो जैसे अभी हमने देखा था कि ऊपर वाला जो शिलालेख था बसंतगढ़ शिलालेख, ये राजा वर्मलाद के टाइम का था, वैसे ही जो सामोली का शिलालेख है ये किसके समय का था, तो ये था राजा शिलादित्य के समय का। मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को निश्चित करने तथा उस समय की आर्थिक तथा साहित्यिक स्थिति को जानने के लिए यह महत्वपूर्ण लेख है। तो आप तो बस इतना ध्यान रख लेना कि ये जो सामोली शिलालेख है ना ये किससे जुड़ा हुआ है, तो मेवाड़ से रिलेटेड, मेवाड़ के गुहिल वंश से, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है सामोली शिलालेख के अंदर मतलब कौन से मेवाड़ के वंश की बारे में आपको जानकारी मिलती है, जो भी है। तो ध्यान रखना गुहिल, सामोली में ले आता है ना एंड में, और गुहिल में भी लास्ट में ले आता है। अगर आप पढ़ते वक्त 1-2 बार भी ऐसे ध्यान दोगे ना तो ऑप्शंस देख के आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। इस शिलालेख में प्रयुक्त शब्द विजयी, वटनगर, आगर, आरण्यकगिरी तथा आरण्यवासिनी, मेहतर आदि बड़े महत्व के हैं। तो इस शिलालेख के अंदर ये सब सारे शब्द यूज किए हुए हैं। इसके अलावा इससे स्थानीय भीलों पर शिलादित्य का प्रभाव स्थापित होना, इसके द्वारा जन समुदाय को सामान्य जीवन व्यतीत करने की सुविधा प्रदान करना, देश विदेशी व्यापारियों का इस क्षेत्र में बसना और मंदिरों का निर्माण, एक सेकेंड, और मंदिरों का निर्माण होना, जीवन के साधनों की वृद्धि होना आदि संकेत मिलते हैं इस लेख से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपराजित का शिलालेख। तो अपराजित का शिलालेख में ये कब मिला है, तो 661 ईस्वी में। अगर आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो गए ना, सोच लेना जॉब इसी बार लगनी है, ठीक है। राजस्थान जी के एक बार करनी है और फिर ख़त्म, क्योंकि राजस्थान जी के हर पेपर में आती है, आपको आज नहीं तो कल तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर आपको लगे बहुत बोरिंग हो रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा है, मेरे को राजस्थान जी के याद नहीं होती, तो देखो सुनो, सीधी सी बात है, जब तक राजस्थान जी के 0 है ना आपकी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही राजस्थान जी के आपको बहुत अच्छी करनी है कि आपके 50 में से 50 सवाल सही हो ना, पर 50 में से 30 सवाल सही होने के लायक तो करनी ही पड़ेगी। मतलब आपको राजस्थान जीके को मॉडरेट लेवल पे लेके जाना है, हाई लेवल पे नहीं, पर लो से मॉडरेट लेवल पे, राइट। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और पढ़ना भी पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास में पढ़ाई के अलावा। यह लेख नागदे गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में किसको मिला था, डॉक्टर ओझा को मिला है। इस लेख से गुहिल शासकों की उत्तरोत्तर विजयों का बोध होता है। इस युग में जैसा कि शिलालेख में अंकित है, विष्णु मंदिर के निर्माण का प्रभुत प्रचलन था। तो अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी में कहाँ मिला है, तो यह
नागदे गांव के निकट कुंडेश्वर के मंदिर में मिला है। ठीक है, तो आप इसमें सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि अपराजित का जो शिलालेख है वो 661 ईस्वी के अंदर डॉक्टर ओझा को कुंडेश्वर के मंदिर में मिला था, और जो कुंडेश्वर का मंदिर है वो कहाँ था, नागदे गांव में था। ठीक है, और इससे इस शिलालेख में सिर्फ हमें भी पता चलता है कि उस टाइम पे विष्णु मंदिर के निर्माण का बहुत प्रचलन था। ठीक है, उस टाइम के जो लोग हैं वो विष्णु भगवान जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। शंकर घट्टा का लेख, ये आज का अपना आई थिंक आखिरी लेख होना चाहिए। हाँ, आखिरी ही है। कितने खुश हो रहे होंगे ना कि चलो क्लास ख़त्म होने वाली है ना, कोई बात नहीं, कल फिर से पढ़ना है। तो शंकर घट्टा का लेख 713 ईस्वी, इस लेख में 17 पंक्तियां हैं। इसके प्रारंभ में शिव की वंदना की गई है। आप शंकर घट्टा से याद रख लो, शंकर भगवान जी के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। तो शंकर घट्टा का जो लेख है उसके अंदर शिव की वंदना की गई है। प्रस्तुत लेख का भाग जहाँ से राजा मानभंग का वर्णन मिलता है, संभवतः यह मानभंग वही मानमोरी है जिसके शिलालेख का जिक्र कर्नल जेम्स स्टोर ने किया है। मैं ये लाइन बहुत बार बोल चुकी हूँ, कल मैंने 50 क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें भी कर्नल जेम्स स्टोर के बारे में जिक्र हुआ था, उनके मानमोरी अभिलेख के बारे में जिक्र हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जब इंग्लैंड जा रहे थे तो ये जो शिलालेख था, ठीक है, ये बहुत भारी था। मतलब मानमोरी वाला जो शिलालेख था वो बहुत भारी होने की वजह से इन्होंने क्या किया, बीच समुद्र में ही पटक के चले गए। ठीक है, पर इनको पटकना ही था तो लेके क्यों गए, बट इनको लगा मैं ले जाऊंगा इंग्लैंड, बट भारी होने की वजह से इनको गिराना पड़ा। ठीक है, तो ये वही शिलालेख है जिसकी बात हो रही है। तो जो शंकर घट्टा का लेख है उसके अंदर शिव की वंदना मिलती है, तथा इस लेख मतलब इस लेख से जहाँ से राजा मानभंग का वर्णन मिलता है ना, मानभंग को ही मानमोरी कहा है। ठीक है, तो आपको मानमोरी शिलालेख के बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना बहुत है कि जो मानमोरी का शिलालेख है उसको कर्नल जेम्स स्टोर ने समुद्र में गिरा के इंग्लैंड चले गए थे, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, मानमोरी का शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शासक के संबंध में इस लेख से महत्वपूर्ण सूचना ये मिलती है कि उसने चित्तौड़ में गगनचुंबी प्रासाद, वापी आदि का निर्माण करवाया था। तो आपसे कोई पूछ ले कि गगनचुंबी प्रासाद, जो प्रासाद का मतलब समझते हो ना, ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद तो वो होता है जो आपको मंदिरों में मिलता है, ये प्रासाद है। जैसे महल होते हैं ना, ये उनके लिए यूज़ में आता है। ठीक है, अगर किसी ने हिंदी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, हिंदी में ऐसे मिलते जुलते वर्ड्स अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। तो शंकर घट्टा के लेख में अपन को यही याद रखना है कि इसके अंदर शिव की वंदना की गई है और इसके अंदर मानमोरी के बारे में जिक्र मिलता है। आप इतना ध्यान रख लो, क्योंकि मानमोरी के बारे में अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, तब देख लेना। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, अपन कल देखेंगे ये वाले बाकी के पॉइंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है ही है। ठीक है, मन बना लो, राजस्थान जी के घोट के तो नहीं पी सकते, पर अनछुई भी नहीं रखेंगे। थोड़ी अच्छी तो हम लोग करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और अभी मोटिव यही होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन चाहिए और हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अपने यार दोस्तों को बताना, और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब पक्का करके जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना वीडियो में कि कंटेंट कैसा है या पढ़ाने का तरीका कैसा है, ताकि और बच्चे क्योंकि आपको भी पता है, आप भी कोई वीडियो देखते हो तो सबसे पहले कमेंट देखते हो ना, तो कमेंट देखकर पता लगता है लोगों को, जो अगर अपनी वीडियो देखने आए तो, कि वीडियो आखिर है कैसा, राइट। तो अच्छे कमेंट होते हैं तो उनका मन करता है कि हम भी देख लें, तो इससे और लोग अपन से जुड़ पाएंगे, इस सीरीज़ का और फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो सबकी हेल्प हो, इसी मकसद से ही ये सीरीज़ चलाई जा रही है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने यार दोस्तों के साथ है ना शेयर करोगे वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हंसते रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। ठीक है।